लिक्विडिटी के साथ व्यापारियों को अक्सर दो प्रमुख चुनौतियां सामने आती हैं। पहली यह है कि सही स्तर कौन सा है, ये पहचानना। दूसरी यह है कि क्या कीमत आगे बढ़ेगी या पलटेगी, जो उन्नत बाजार संरचना की समझ मांगती है, जिसे अधिकांश व्यापारी नहीं समझ पाते। इस वीडियो में हमने ट्रेडिंग लिक्विडिटी के बारे में ज़रूरी सब कुछ 5 सरल चरणों में संक्षेप में समझा दिया है। अब समय न करते हुए पहले कदम से शुरू करते हैं। लिक्विडिटी के अलग अलग रूप समझना है। लिक्विडिटी चार्ट के क्षेत्र वे होते हैं जहां या तो बड़ी मात्रा में अनफिल्ड ऑर्डर होते हैं या बड़ी मात्रा में स्टॉप लॉस होते हैं, और ये दो रूपों में प्रकट होती है। जब लोग आमतौर पर लिक्विडिटी की बात करते हैं तब वे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को समझते हैं, जो या तो पिछला स्विंग हाई है या पिछला स्विंग लो हो सकता है। ये चार्ट के निर्णायक क्षण है, क्योंकि ये ट्रेंड के जारी रहने, कंटिन्यूएशन के संकेत बनाते हैं, या ट्रेंड के पलटने, रिवर्सल के संकेत, जिन्हें लिक्विडिटी रन्स और लिक्विडिटी स्वीप्स के रूप में दिखाया जाएगा, जिसे हम वीडियो में आगे कवर करेंगे। लिक्विडिटी का दूसरा रूप इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, जो फेयर वैल्यू गैप का एक और नाम है। ये वही चीज है जिसे कीमत स्विंग हाइज और लोज पर हमला करने के लिए फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करती है। कृपया ध्यान दें कि कीमत इन दोनों प्रकार की लिक्विडिटी के साथ कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि साथ मिलकर ये बताएंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। हमारे अगले चरण के लिए हमें ऑर्डर फ्लो के बारे में बात करनी है, और ये बताने में मदद कैसे कर सकता है कि हमें किस लिक्विडिटी लेवल को टारगेट करना चाहिए। चार्ट देखते समय पहली बात यह है कि मौजूदा ऑर्डर फ्लो बुलिश है या बेरिश। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कीमत बाय साइड लिक्विडिटी पार कर रही है या सेल साइड लिक्विडिटी, जो एक नज़र में भ्रमित लग सकता है, पर हम इसे दो अवधारणाओं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर, के इस्तेमाल से सरल बना सकते हैं। चलो देखें वे कैसे चलते हैं। चार्ट पर स्विंग बनते ही स्विंग हाई और स्विंग लो पर लिक्विडिटी बनती है। हाई पर लिक्विडिटी को बाय साइड कहा जाता है और लो पर इसे सेल साइड कहा जाता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के संदर्भ में देखते हैं कि स्विंग बनते समय कौन सी लिक्विडिटी पार हुई, वह बाय साइड लिक्विडिटी थी। हम अब बुलिश ऑर्डर फ्लो में हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वह स्तर है जिसे पार करके बाय साइड लिक्विडिटी बनती है। यह इसलिए है क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उस स्तर को बताता है जिसे पार करके ट्रेंड जारी रहता है, और वह अप ट्रेंड है। दूसरी ओर वर्तमान चेंज ऑफ कैरेक्टर CHOCH स्तर सेल साइड लिक्विडिटी होगा। यह इसलिए है क्योंकि अगर नीचे वाला यह स्तर छू लिया गया तो यह हमें संकेत देगा कि ऑर्डर फ्लो परिवर्तन की दिशा में जा सकता है, जो इस मामले में बुलिश ऑर्डर फ्लो से बेरिश ऑर्डर फ्लो की ओर हो सकता है। लेकिन इस स्थिति में कीमत ऊपर की ओर धकेलकर बाय साइड लिक्विडिटी को पार कर देती है, जिससे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS बनता है और अपट्रेंड जारी रहने की पुष्टि होती है। और अब इस नए बुलिश स्विंग के साथ हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS और चेंज ऑफ कैरेक्टर CHOCH स्तरों का एक नया सेट है, ताकि हम आकलन कर सकें कि क्या यह अपट्रेंड प्रगति करेगा। यहाँ प्राइस स्विंग का एक और चित्र है, पर इस स्विंग बनने से पहले टूटी हुई लिक्विडिटी पर नजर डालें तो दिखता है कि वह सेल साइड लिक्विडिटी थी, और इसका मतलब है कि चार्ट अभी बेरिश ऑर्डर फ्लो में है। इसका मतलब है कि मौजूदा ब्रेक सेल साइड लिक्विडिटी स्तर बनेगा, गिरावट जारी रहने पर यह टारगेट होगा। दूसरी ओर चेंज ऑफ कैरेक्टर से बाय साइड लिक्विडिटी बनेगी, ये बेरिश से बुलिश की दिशा में ऑर्डर फ्लो बदलेगा। इस उदाहरण में कीमत नीचे की ओर धकेलती है और सेल साइड लिक्विडिटी को पार कर देती है, जिससे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पक्का होता है, और यह दर्शाता है कि मौजूदा डाउन ट्रेंड जारी है। संक्षेप में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये बताता है कि जब कोई लिक्विडिटी लेवल पार कर लिया जाए जो चालू ट्रेंड के जारी रहने की पुष्टि करे। और ट्रेडिंग में सबसे अहम नियमों में से एक ये है कि हमें हमेशा बाजार के ऑर्डर फ्लो की दिशा के अनुसार ट्रेड करना चाहिए, उसके विपरीत नहीं। पर इससे सवाल उठता है, ऑर्डर फ्लो कब पलटता है, ये कैसे पता चलेगा। यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से एक और अप ट्रेंड की पुष्टि होती है। मान लें कि यहाँ प्राइस रेजिस्टेंस पर है। इस बार पुराने लो से ऊंचा हायर लो नहीं बना, बल्कि प्राइस नीचे गिरकर एक निम्न स्तर लोअर लो बनाती है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, यह संकेत है कि प्राइस बुलिश से बेरिश की ओर बदलेगी। तब नीचे का लो नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, और पुराना स्विंग हाई अब इसी स्तर के चेंज ऑफ कैरेक्टर के तौर पर दिखता है। इसका अर्थ है कि हाई टूटेगा ताकि बुलिश ऑर्डर फ्लो लौट सके। और जैसी स्थिति है, हमें अभी बेरिश बायस नहीं बदलनी चाहिए। इसका कारण यह है कि यह बदलाव सचमुच सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप जैसा हो सकता है। इसके बजाय हम ये देखने के लिए प्रतीक्षा करना चाहते हैं कि क्या प्राइस नीचे जाएगी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS पार करेगी, ताकि डाउन ट्रेंड की शुरुआत की पुष्टि हो सके। तो सारांश में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS ट्रेंड की कंटिन्यूएशन की पुष्टि करता है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर CHOCH संकेत देता है कि ऑर्डर फ्लो की दिशा उलट सकती है। अब तक जो कुछ कवर कर चुके हैं उसे अपने अगले चरण में विकसित करेंगे, जो एक्सटर्नल और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के बीच संबंध को समझना है। यहाँ अपट्रेंड है, प्राइस ने स्विंग हाई पार कर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, यह स्पष्ट है।
इस बुलिश स्विंग के साथ हमारी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के स्तर बन चुके हैं। चूंकि स्ट्रक्चर अभी ऊपर है, प्राइस ऊपरी बाई साइड लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। पर ऐसा करने के लिए इसे अगले बुलिश लेग के निर्माण के लिए जरूरी सपोर्ट ढूंढना होगा। हम पिछले स्विंग के भीतर बुलिश इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप के रूप में देखते हैं, जिसे मार्केट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर बाय साइड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को पार कर सकता है। ये मार्केट की मूवमेंट है। तो हमने देखा है इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेवल पार कर लिया, और अब हमें एक नया स्विंग मिलता है जिसमें एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेवल्स है। अगर प्राइस अप ट्रेंड जारी रहे तो नए स्विंग में बुलिश फेयर वैल्यू गैप ढूंढकर अगली लेग अप के लिए फ्यूल मिल सकता है। इसका सार यह है कि अप ट्रेंड के दौरान हमें ये उम्मीद है कि इंपल्सिव मूव्स इंटरनल लिक्विडिटी को बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स के रूप में पीछे छोड़ देंगी। फिर इन गैप्स का उपयोग कर बाय साइड लिक्विडिटी पार कर नए हायर हाइज बन सकते हैं। डाउन ट्रेंड में यही प्रक्रिया बिल्कुल विपरीत रिवर्स होती है। अगर हमें यह उम्मीद है कि प्राइस सेल साइड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेवल्स को तोड़ेगी, तो हम पिछले इंपल्सिव बेरिश मूव के भीतर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी देखना चाहेंगे जो मूव को आगे बढ़ा सके। ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप के रूप में है। इससे इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के बीच संबंध स्पष्ट होता है, और यही बात बताती है कि चार्ट पर ट्रेंडिंग मूव्स कैसे बनती हैं। और यह हमेशा ध्यान में रखने के लिए महत्वपूर्ण है जब आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, क्योंकि जब हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को डिसरिस्पेक्टेड होते देखते हैं तो यह पहला संकेत है कि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर CHOCH लेवल पर हमला करना चाहता है, जो संभवतः फुल रिवर्सल कर सकता है। अब अगला कदम है जिसमें लिक्विडिटी रन और लिक्विडिटी स्वीप के बीच अंतर समझना शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम ये कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा होने वाला है जब प्राइस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेवल पर हमला करती है, जो या तो पिछला स्विंग हाई हो सकता है या पिछला स्विंग लो हो सकता है। ये दो में से एक चीज कर सकता है। पहला विकल्प उसी दिशा में जारी रखना है जिसे हम लिक्विडिटी रन कहते हैं। दूसरा विकल्प रिवर्सल करना है जिसे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। ये पहली नजर में सरल लगता है, पर लिक्विडिटी लेवल पर प्राइस क्या करेगा अधिकतर ट्रेडर्स के लिए समझना मुश्किल है। तो आइए सबसे पहले लिक्विडिटी रन्स पर नजर डालें। यहाँ हमारे पास एक स्विंग हाई है जो वर्तमान एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है जिसे हम इसमें देख रहे हैं। फिर प्राइस ऊपर की ओर बढ़ती है और उस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है। लेकिन मौजूदा स्थिति में यह अभी तक एक लिक्विडिटी रन नहीं है, इसने सिर्फ ब्रेकआउट बना दिया है। जो हम देख रहे हैं वो है एक अतिरिक्त बुलिश कैंडल जिसका गठन एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाता है, जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के ब्रेकआउट के साथ ओवरलैप करता है। ये इसलिए है ताकि बुलिश मूव जारी रहे। इसके लिए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बनना जरूरी है ताकि अगले रिट्रेसमेंट के दौरान सपोर्ट मिले। अगर ऊपरी स्तर पर फेयर वैल्यू गैप बन जाए तो भी ठीक है। अहम बात यह है कि ब्रेकआउट के समय या उसके बाद इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बनती है, जिससे बायर्स की ताकत दिखती है और वे अगले कदम के लिए एक मजबूत सपोर्ट जोन बना लेते हैं। अगर ब्रेकआउट से पहले फेयर वैल्यू गैप बना हो तो लिक्विडिटी रन की पुष्टि के लिए उसका उपयोग न करें। चार्ट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ट्रेंड जारी रहने में मदद करता है। सेल साइड लिक्विडिटी रन पर उल्टा सिद्धांत लागू होते हैं। यही मतलब है कि हम ब्रेकआउट के भीतर या नीचे फेयर वैल्यू गैप बनाना भी चाहते हैं, ऊपर के गैप पर भी विचार नहीं। अब लिक्विडिटी स्वीप्स पर चर्चा भी। यहाँ लिक्विडिटी पर एक और स्विंग हाई है। कीमत उस स्तर को छूती है, वो पार नहीं कर पाती और क्लोज नहीं होती। ये बायर्स के प्रयासों में भारी कमजोरी दिखाता है, जिसे कई लोग फेकआउट के रूप में जानते हैं। और यह वह सबसे स्पष्ट संकेत है जो हमें मिल सकता था कि प्राइस लिक्विडिटी स्वीप बना रही है। यहां से हमें ऑर्डर फ्लो में रिवर्सल की उम्मीद करनी चाहिए, यानी अब हमें शॉर्ट एंट्री के मौके देखने चाहिए। लेकिन अगर यह बुलिश कैंडल लिक्विडिटी लेवल से ऊपर क्लोज हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि लिक्विडिटी स्वीप टेबल से बाहर है। और इसका कारण यह है कि अंतिम बुलिश गैप कहां बना था, वह एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के नीचे स्थित है। अगर यहां से प्राइस नीचे गिरेगी तो गैप को इग्नोर किया जा सकता है, जो पहला संकेत है कि ऑर्डर फ्लो बदलेगा। और साथ ही शॉर्टिंग पर विचार नहीं करते। वीडियो में बताए मार्केट स्ट्रक्चर के ज्ञान से देखते हैं कि क्या प्राइस पिछले स्विंग लो से नीचे जाएगी, ताकि कैरेक्टर बदले, चेंज ऑफ कैरेक्टर और ऑर्डर फ्लो के संकेत भी मिले। और अंतिम भाग यह है कि क्या इस बेरिश गिरावट ने बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनाकर नीचे की चाल जारी रखने के लिए सेलर्स के रेजिस्टेंस के रूप में इसका उपयोग किया। एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनना जो यह पुष्टि करता है कि अब बाजार बेरिश ऑर्डर फ्लो में परिवर्तित हो गया है। ये वही सेटअप है जो बाजार लिक्विडिटी स्वीप बनाते समय दिखता है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पर प्राइस की रिएक्शन से ट्रेड लेना पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय मार्केट स्ट्रक्चर देखें और स्पष्ट डायरेक्शनल बायस दिखते ही एंट्री करें। अगला कदम ट्रेड सेटअप खोजने के लिए हमें टॉप डाउन एनालिसिस करनी चाहिए। 4 HOUR चार्ट के एक भाग का विश्लेषण करके दिखाया जाएगा। पहले हमें जानना है कि मौजूदा ऑर्डर फ्लो किस दिशा में जा रहा है, जो बुलिश है क्योंकि पिछले ब्रेक से स्ट्रक्चर टूटी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। लिक्विडिटी, इसका मतलब यह है कि हमें इस रेंज के भीतर से बाय करना चाहिए, लेकिन हमारी ट्रेड एंट्री ठीक कहां पर होनी चाहिए। खैर, जैसा हमने पहले एक्सटर्नल और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के बीच संबंध के बारे में कवर किया था,
हमें इस लेग में एक फेयर वैल्यू गैप ढूंढना चाहिए जिसे हम अपनी लॉन्ग ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकें। पर इसके बावजूद हमें प्राइस अगर उसमें खिंचकर आ जाए तो भी बिना सोचे समझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय 4HOUR फेयर वैल्यू गैप को समझने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में जाना चाहिए, ताकि ये देखा जा सके कि बाजार सच में उसे मान रहा है या नहीं। अब हम वही चार्ट देखते हैं, पर अब 15 MINUT टाइम फ्रेम पर है। जैसा कि अपेक्षित है, इस फ्रेम में ऑर्डर फ्लो बेरिश है, जिसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से कंफर्म किया जा सकता है। पर याद रखें, हम एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करना चाहते हैं। इस 15 MINUT टाइम फ्रेम पर रिवर्सल वही है जो हम देखते हैं, और एक्सटर्नल रेंज लेवल्स को मार्क करते ही एक स्वीप दिखता है जो रिवर्सल का पहला चरण है। फिर हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट होते देखते हैं। इसके बाद एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है, जिसका मतलब है कि अब हम केवल बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि रिवर्सल पूरा हो जाए, और यह करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। जब ऐसा रिवर्सल होता है तो इसके बाद बनने वाला पहला फेयर वैल्यू गैप वही माना जाता है जिसे आमतौर पर सिल्वर बुलेट कहा जाता है। ये इसलिए है क्योंकि ये मार्केट द्वारा दिया गया सबसे प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप है। इसी पर हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। और अब हम 4HOUR टाइम फ्रेम पर लौटें। ये 15 MINUTE की ट्रेंड रिवर्सल की पुष्टि कंफर्मेशन पर आधारित है। यहाँ से प्राइस बाय साइड की ओर ऊपर जाए और ऐसी लिक्विडिटी मिले जहां हम ट्रेड से एग्जिट कर सकें। अगर मार्केट बुलिश रहे तो यह ट्रेड कुछ समय चलेगा, पर बड़े टाइम फ्रेम पर जाना होगा ताकि बड़ी मार्केट स्ट्रक्चर समझी जा सके। अब यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पर बाजार बेरिश है। 4HOUR टाइम फ्रेम पर हमारा ट्रेड सही था, पर प्राइस वीकली गैप में चली गई है। इसलिए नीचे के टाइम फ्रेम्स पर रिवर्सल की उम्मीद करें ताकि वह वीकली स्ट्रक्चर के अनुरूप हो सके। यहाँ का मुख्य निष्कर्ष यह है कि हमें सबसे बड़े टाइम फ्रेम्स पर बाजार क्या कर रहा है इसका एनालिसिस पहले करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें यह समझ मिलेगी कि जब प्राइस नीचे के टाइम फ्रेम्स पर लिक्विडिटी जोन तक पहुंच जाएगी तब उसकी मूवमेंट कैसी होगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया एक लाइक दें और फिर बताएं कि ट्रेडिंग के कौन से प्रिंसिपल्स आप चाहेंगे कि हम अगला कवर करें।